तो पिछली क्लास में हमने HDLC देखा था, है ना। एक डेवलपमेंट स्टेटमेंट स्टेजेस देखे थे, स्टेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। सबसे पहला जो हमने देखा था वो हमारा सिस्टम कॉन्सेप्शन, ठीक है। तो इसको ही हमें यहाँ पर अब क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है कि सिस्टम कॉन्सेप्शन फेज में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें उसमें हमें एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे स्टार्ट करनी है। सो सिस्टम कॉन्सेप्शन डील्स विद द जेनेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो भी एप्लीकेशन है, जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैसे उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जेनेसिस ऑफ द एप्लीकेशन मतलब उस एप्लीकेशन को कैसे हमें स्टार्ट करना है। So initially, some person who understand both business needs and technology thinks of an idea for an application. तो एक पर्टिकुलर आइडिया किसी एप्लीकेशन की हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो कुछ पर्टिकुलर यूजर उसमें इन्वॉल्व हैं जो उस पर्टिकुलर डिसीजन को ले रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बिजनेस चीज़ है मेरी, ये मैं टेक्नोलॉजी यूज़ करूंगा और ये पर्टिकुलर आइडिया है मेरा कि उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में उस बिजनेस चीज़ को हम कैसे रन करेंगे थ्रू आवर एप्लीकेशन। So developers must then explore the idea to understand the needs and devise possible solutions. तो डेवलपर्स क्या करते हैं, उन्हीं आइडिया को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको क्या करते हैं, उनको बनाते हैं। सो द पर्पस ऑफ सिस्टम कॉन्सेप्शन इज टू डिफर डिटेल्स एंड अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, ठीक है। मतलब जो कंप्लीट डिटेल्स हैं उनको हमें डिटेल डिफर करना है और जो कंप्लीट पिक्चर है कि हमें इसमें बेसिकली करना क्या है, व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ द सिस्टम, क्या हम उस पर्टिकुलर सिस्टम में हम करने वाले हैं, वही चीज़ हमें इसमें करनी समझनी है। सो दैट इज व्हाट डज द प्रपोज सिस्टम मीट, मतलब क्या क्या चीज़ें उस सिस्टम में रहनी चाहिए। कैन इट बी डेवलप एट द रिजनेबल कॉस्ट, जो पर्टिकुलर कॉस्ट बोलिए उस कॉस्ट में उसको हम डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। एंड will the demand of result justify the cost of building it, तो वो पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं उस कॉस्ट में जो हम बना रहे हैं वो जस्टिफाइबल भी है कि नहीं है, ठीक है। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर चीज को आपने पूरी रिक्वायरमेंट को आपने जनरेट किया, जनरेट करने के बाद आपने उसको फिजिबिलिटी स्टडी की कि वेदर to develop the software or not, whether it is feasible to develop the software or not within cost estimates and within schedule estimates, ठीक है। So most ideas for new systems are extensions of existing ideas, तो जो भी नए systems हम create करते हैं उसमें most of the ideas जो रहते हैं वो existing systems को देख के ही हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो हमारे पास एक पहले से एक बेसिक आइडिया है कि लाइब्रेरी अभी कैसे मेंटेन हो रही है, उसको अगर हम एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये वही एग्जांपल बता रहा है कि ह्यूमन रिलेशन डिपार्टमेंट में है और डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट चॉइसेस एंड रिक्वायर्स दैट ए क्लियर इंटरचेंजेस। तो हमारे पास एक डेटाबेस है कि एम्प्लॉय बेनिफिट चॉइसेस का और उसमें रिक्वायरमेंट है कि क्लर्क जो है वही चेंजेस को इंटर करेगा। सो ऑब्वियस एक्सटेंशन इज टू अलाउ एम्प्लॉयज टू व्यू एंड एंटर देयर ओन चेंजेस। अब इसमें आप एक्सटेंशन क्या कर सकते हैं कि एम्प्लॉय खुद से व्यू कर सके और खुद से उस चेंजेस को परफॉर्म कर सके। आप वो जो पर्टिकुलर क्लर्क की जो नीड थी वो नीड को हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि एम्प्लॉय कैन देमसेल्व्स व्यू एंड क्रिएट देयर ओन चेंजेस। तो देर आर मैनी इश्यूज टू रिजॉल्व। अब क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, फर्स्ट इश्यू इज सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज रिलायबिलिटी, थर्ड वन इज प्राइवेसी, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ इश्यूज हैं कि अगर हम जो सिस्टम्स बना रहे हैं तो उसमें सिक्योर रहेगा कि नहीं, ठीक है, वेदर इट इज रिलायबल और नॉट। एंड प्राइवेसी इश्यूज भी हो सकते हैं कि हमारी जो प्राइवेट जो चीज़ें हैं, जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन हैं वो कहीं लीक तो नहीं हो रही है, हमारे बिजनेस की प्राइवेट इंफॉर्मेशन हमारी लीक तो नहीं हो रही। So occasionally a new system is radical departure from the past। तो जो पास्ट में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसका एक नया सिस्टम चाहिए। So the concept become feasible with several enabling technologies came into place। अब कुछ टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, उसमें हमारा इंटरनेट लग सकता है, वाइड स्प्रेड पर्सनल कंप्यूटर एक्सेस लग सकता है, रिलायबल सर्वर्स लग सकते हैं। तो कुछ टेक्नोलॉजीज हमें क्या करनी है, उसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी। So the large customer base and low cost unit due to automation change the nature of the auctions।
ठीक है, तो आप ऑप्शन लगाते हैं कि कितने पर्टिकुलर चीज़ों में हम उसको क्या करते हैं, सेल करेंगे, हमारे आइडिया को हम कितने पर्टिकुलर दाम में हम क्या कर सकते हैं, कितने कॉस्ट में हम उसको क्या करेंगे, अपने आइडिया को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर सकते हैं. सो एन ऑनलाइन ऑप्शन कैन सेल inexpensive items and still make a profit. In addition, online systems have made the auction process concurrent and distributed. तो concurrent मतलब एक साथ एक से ज़्यादा ऑप्शन प्रोसेस लगा सकते हैं, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो ऑप्शन प्रोसेस है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. So here are some ways to find new system concepts. First one is new functionality. So new functionality means add functionality to an existing system. तो existing system जो हमारा सॉफ्टवेयर का चल रहा है या जो पर्टिकुलर प्रोसेस हमारे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उसमें हम क्या नई फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं. सेकेंड, स्ट्रीमलाइनिंग. स्ट्रीमलाइनिंग मीन्स रिमूव रिस्ट्रिक्शंस और जनरलाइज द वे अ सिस्टम वर्क्स. ठीक है, तो आप रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे कि एक पर्टिकुलर यूजर ही हर चीज कर रहा है, बाकी यूजर सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, तो आप उसको एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि नाउ दे कैन ऑल्सो अपडेट योर ओन डेटा. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप तो या तो रिमूव रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, या तो आप जनरलाइज कर दे रहे हैं कि आप सारे यूजर्स को इक्वल राइट दे रहे हैं कि आप भी अपने डेटा चेंज कर सकते हैं. तो ये पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं स्ट्रीमलाइनिंग, ये भी हमें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ों को हमें स्ट्रीमलाइन करना है, कौन सी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन हमें नहीं करना है. थर्ड वन इज सिंप्लीफिकेशन. सो लेट ऑर्डिनरी पर्सन्स परफॉर्म टास्क प्रीवियसली असाइन टू स्पेशलिस्ट. तो स्पेशलिस्ट को जो टास्क असाइन की गई है वो ऑर्डिनरी पर्सन को भी अब दे रहे हैं आप. फोर्थ वन इज ऑटोमेशन. सो ऑटोमेट मैनुअल प्रोसेस. तो जो भी मैनुअल प्रोसेस पहले से एम्प्लॉय किया गया उस बिजनेस नीड के लिए, उसको हमने क्या किया, ऑटोमेट किया है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें कोई पर्टिकुलर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना हो, तो हमारे पास एक मैनुअल सिस्टम है जिससे हम अटेंडेंस मेंटेन करते हैं. ठीक है, हमें उसको ऑटोमेट करना है, मतलब हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें मैं क्या करूँ, उस पर्टिकुलर अटेंडेंस, आपकी डेली अटेंडेंस को मैं अपलोड कर सकूँ, जिससे आप डेली के डेली देख सकें कि आपका अटेंडेंस क्या है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई मैनुअल प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन. सो कंबाइन फंक्शनैलिटी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम्स. तो डिफरेंट सिस्टम को कंबाइन करके आप क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमारे आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हो सकते हैं. जैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले से बना हुआ है, एक फाइनेंस सिस्टम बना हुआ है जिसमें आपका फीस ड्यू और फीस पे किसकी गई है वो बताया जाता है. ठीक है, ऐसे ही 3-4 सिस्टम्स और होंगे. उन सिस्टम को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके एक ही सिस्टम हम करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे अभी अगर लाइब्रेरी में किसी स्टूडेंट का फाइन है, तो फाइन जो है वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी लिख के देता है कि ये फाइन है, जब तक पटा के नहीं होगा तब तक आपको हम नहीं इशू करेंगे. ठीक है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जब तक वो कागज मिलेगा तब उसको पता चल रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज का फाइन उसको पे करना है. अगर वो दोनों इंटीग्रेट होता तो लाइब्रेरी वाला ऊपर से ही वो क्या करता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ों को डाल देता है कि स्टूडेंट का इतना लाइब्रेरी फाइन है, ताकि वो चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में एक साथ फंक्शनैलिटी कर पाए. क्लियर, तो हमें इंटीग्रेशन भी करना है, डिफरेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करके हमें एक सिस्टम बनाना है. नेक्स्ट वन इज एनालॉजीज. सो लुक फॉर एनालॉजीज इन अनदर प्रॉब्लम डोमेन्स and see if they have the useful ideas. And last one is the globalization. So travel to other countries and observe their cultural and business practices. तो ग्लोबलाइजेशन मतलब अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सिस्टम बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मैं पहले अदर ऑर्गेनाइजेशन में जाके देख रहा हूँ कि वहाँ किस तरह चल रहा है ये सेम बिजनेस. तो अगर वहाँ पे जिस प्रकार चल रहा है, जिससे हम आइडिया ले सकें कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं. So these are the ways to find your system concept. One is the elaborating a concept. So अब मुझे क्या करना है, जो भी concept है उसको मुझे क्या करना है, elaborate करना है. So most system start as vague ideas that need more substance. तो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, जो भी सिस्टम हम बनाते हैं उस सिस्टम का जो आइडिया रहता है वो वेग आइडिया रहता है. मतलब कोई भी हम बोल देते हैं कि हमें बनाना है, हमें उसको पूरी तरह हमें क्या करना है, उसको जब तक मैं फर्निश कर दूं कि मेरा आइडिया इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, तब तक क्या हो जाता है, मेरा वेग आइडिया रहता है. वो स्टार्ट मेरा वेग आइडिया से ही होता है कि हमें ये चीज़ें बनानी है. उसके बाद उसमें हम डीप थॉट करने चालू करते हैं. सो अ गुड सिस्टम कॉन्सेप्ट मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब कुछ क्वेश्चंस हैं
जो क्वेश्चंस हम क्या करते हैं हमेशा पुट करते हैं कि इस पर्टिकुलर बिजनेस एप्लीकेशन में मुझे या इस बिजनेस की नीड को फुलफिल करने के लिए मेरे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द एप्लीकेशन फॉर। तो एप्लीकेशन के यूजर्स कौन कौन हैं, ठीक है। दैट मीन्स यू शुड क्लियरली अंडरस्टैंड विच पर्सन्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द न्यू सिस्टम। तो उस पर्टिकुलर न्यू सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, कौन कौन से यूजर्स और कौन कौन से पर्सन उनको यूज करने वाले हैं। सो टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स आर द फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स एंड द एंड यूजर्स। सो फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स क्या होते हैं कि द फाइनेंशियल स्पॉन्सर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर पेइंग फॉर द न्यू सिस्टम। फाइनेंशियल स्पॉन्सर मतलब जो उस पर्टिकुलर न्यू सिस्टम को पे कर रहा है, उसके लिए पे कर रहा है कि ये सिस्टम आप बनाएंगे। So they expect the project on schedule and within budget. तो उस पर्टिकुलर शेड्यूल में और उस बजट में उसको चाहिए उस पर्टिकुलर सिस्टम, एंड यू शुड गेट द फाइनेंशियल स्पॉन्सर टू एग्री ऑन सम मेजर ऑफ सक्सेस। तो कुछ सक्सेस क्राइटेरिया आप बनाते हैं कि ये चीज अगर हो जाती है तो मैं इसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। एंड यू नीड टू नो व्हेन द सिस्टम इज कंप्लीट एंड मीट देयर एक्सपेक्टेशंस। Second one is the users. So users are also stakeholders, but in another sense. तो stakeholders मतलब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जितने भी यूज करने वाले यूजर्स हैं, तो उनको दो पर्टिकुलर में पार्ट कर रहे हैं। एक तो फाइनेंशियल स्पॉन्सर और एक हमारा हो रहा है एंड यूजर। एंड यूजर भी हमारा एक स्टेक होल्डर है। That end user will ultimately determine the success of the new system by increasing or decreasing in their productivity or effectiveness. So users can help if they are receptive and provide critical comments, and they can improve the system by telling you what is missing and what could be improved. ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई भी एप्लीकेशन बनाया जाता है तो उसके एंड यूजर का भी हमें फीडबैक लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक सिस्टम डिप्लॉय किया है सपोज, ठीक है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके एक फाइनेंशियल स्पॉन्सर होंगे कि उस पर्टिकुलर चीज से मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है और क्यों मैं उसको बनवा रहा हूँ और कितने कॉस्ट में मुझे वो चीज़ें बन के मिलनी चाहिए और कितने समय में मुझे वो बन के मिलनी चाहिए। तो वो फाइनेंशियल स्पॉन्सर डिसाइड करेगा और वो पर्टिकुलर सिस्टम को हम बना के हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं। तो जो एंड यूजर्स होंगे, अब एंड यूजर्स में एक तो एंड यूजर में अटेंडेंस मैनेजमेंट में एक आप स्टूडेंट आएंगे, एक हमारे फैकल्टीज आएंगे, ठीक है। तो फैकल्टी का क्या इसमें रोल रहेगा कि फैकल्टी जो है उस स्टूडेंट के हम क्या करेंगे, अटेंडेंस को मेंटेन करेंगे। तो जो अटेंडेंस की एंट्री वाली फॉर्म है, अटेंडेंस को डिस्प्ले वाला फॉर्म है, वो पर्टिकुलर चीज़ सही होनी चाहिए। उसमें अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें कमी है तो वो हम क्या करेंगे, फीडबैक देंगे कि ये चीज़ें मिसिंग हैं, इस चीज़ को हम ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सिमिलरली जो एंड यूजर्स में आ जाते हैं, स्टूडेंट्स पे आ सकते हैं। तो स्टूडेंट आप उसमें सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं, स्टूडेंट उसमें एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर स्टूडेंट को एंट्री करने देते हैं तो वो तो अपने डेटा खुद से जनरेट कर सकता है। तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को हमें क्या करना है, स्ट्रीमलाइन करना है कि कौन सी चीज़ें टीचर्स कर सकते हैं या फैकल्टीज कर सकते हैं, कौन सी टीचर चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट कर सकते हैं। So in general, users will not consider new software unless they have compelling interest. जब तक कुछ इंटरेस्ट वाली चीज नहीं होगी तब तक उसको वो न्यू सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करता है। सो आइदर पर्सनल और बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना के दिलवा रहा हूँ, मान के चल रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि अटेंडेंस सिस्टम रहना चाहिए उसमें, तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट होगा तभी आप उसको यूज करेंगे। मतलब आपको डेली के डेली अगर अटेंडेंस पता चल जाए कि आज मैं प्रेजेंट हूँ कि एब्सेंट हूँ, ये मेरा अटेंडेंस चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, या मैंने अगर कोई पर्टिकुलर एग्जाम दिया है तो उसका एग्जाम का मार्क्स मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें अगर सॉफ्टवेयर में नहीं है, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको क्या करेंगे, यूज ही नहीं करेंगे। क्लियर है। सिमिलरली अगर टीचर्स भी उसमें एंट्री डाल रहे हैं और टीचर्स को ही नहीं दिख रहा है कि मैंने क्या एंट्री किया है, तो उसको वो इंटरेस्ट देगा ही नहीं। So you should try to help them find a vested interest in your project so that you can obtain their buy-in. तो आपको एंड यूजर्स को क्या करना है, कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि आप इस चीज के लिए सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, ठीक है, तभी वो उसको क्या करेगा, परचेज करेगा। एंड इफ यू कैन नॉट गेट देयर बाय-इन, यू शुड क्वेश्चन द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिकंसिडर डूइंग इट। अगर वो परचेज नहीं करता है, इसका मतलब है कि आपके जो नीड ऑफ द प्रोजेक्ट थी, मतलब वो कोई यूजफुलनेस रहा ही नहीं उसका, और फिर आप उसको फिर से रिकंसिडर करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें मिसिंग हैं जिसके कारण वो पर्टिकुलर यूजर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सेकेंड वन इज व्हाट प्रॉब्लम्स विल इट सॉल्व।
तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जो सॉल्व की जा रही हैं. सो यू मस्ट क्लियरली बाउंड द साइज ऑफ द एफर्ट एंड एस्टेब्लिश इट्स स्कोप. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एफर्ट क्या लग रहा है और उसका स्कोप क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं उसमें फाइंड कर रहे हैं. एंड यू शुड डिटरमाइन विच फीचर्स विल बी इन द न्यू सिस्टम एंड विच विल बी नॉट. तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या फीचर्स उसमें होने चाहिए, कौन से फीचर उसमें नहीं होने चाहिए. ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर सिस्टम जो बनाया जा रहा है उसमें हमें कुछ चीज़ें ही रखनी है, कुछ चीज़ें हमें नहीं रखनी है. And you must reach various kinds of users in different organizations with their own viewpoints and political motivations. ठीक है, तो ऐसे भी यूजर्स मिल सकते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जिनके खुद के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ कुछ मोटिवेशंस हो सकते हैं कि नहीं ये चीज़ें ही होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो वो अब पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा रिकॉन्सिल करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट जनरेट हो रही है वो रिक्वायरमेंट सही भी है कि नहीं है, उसको हम बनाएंगे या ना बनाएंगे. So you must not only decide which features are appropriate, but you must also obtain the agreement of influential persons. तो आपको ऐसे फीचर्स को अप्रोप्रिएट जो है उसको हमको डिसाइड भी करना है और ऐसे एग्रीमेंट भी आपको कराने हैं कि कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ें मेरे में होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तुमसे आप कॉन्ट्रैक्ट करें कि आपने जो कहा है हम वही बना के देंगे. फिर आप जो कुछ बोलेंगे कि मुझे इसके बाद ये भी चाहिए तो वो हम बना के नहीं देंगे. तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि व्हाट प्रॉब्लम विल इट सॉल्व, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है. मतलब it should depict the functionality of the system, so you should depict the functional requirements. These are all nothing but the functional requirements. So functional requirements मेरे पास क्या होनी चाहिए, इसमें डिपिक्ट होनी चाहिए और उसका एक एग्रीमेंट होना चाहिए, SRS डॉक्यूमेंट बनना चाहिए जो पर्टिकुलर यूजर को और उस पर्टिकुलर डेवलपर को एग्रीमेंट करके बनाया जा रहा है कि मैं यही बनाऊंगा और मेरे को यही चाहिए. थर्ड वन इज वेयर विल इट बी यूज्ड, कहाँ उस सॉफ्टवेयर को आप यूज करेंगे या उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे. सो एट दिस अर्ली स्टेज इट इज यूजफुल टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ वेयर द न्यू सिस्टम माइट बी यूज्ड. तो अर्ली स्टेज में आपको हेल्पफुल हो सकता है कि जनरल आइडिया हो सकता है कि कहाँ उसको यूज कर सकते हैं. एंड यू शुड डिटरमाइन इफ द न्यू सिस्टम इज मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, an experimental software or new capability that you can deploy without disrupting the workflow. जो भी पर्टिकुलर मिशन क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनको आप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और उनको जो पर्टिकुलर चीज़ हैं, जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी जिस डिपार्टमेंट को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही. एंड you should have a rough idea about how the new system will complement the existing system. तो अगर जो नया चीज बना रहे हैं, नया आइडिया आप जो प्रपोज कर रहे हैं, जो भी नया आइडिया आप बना रहे हैं, जो नया एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो पुराने जो एप्लीकेशन हैं उससे किस तरह कॉम्प्लीमेंट है, क्या उसमें नई चीजें हैं ताकि वो नया सिस्टम यूज करे, एग्जिस्टिंग सिस्टम को यूज ना करे. So it is important to know if the software will be used locally or will be distributed via a network. तो ये भी इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आपको लोकली यूज करना है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड करना है वाया नेटवर्क. तो लोकली मतलब इट इज एन डेस्कटॉप एप्लीकेशन विच विल ओनली बी यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन. और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वाया नेटवर्क कर रहे हैं मतलब इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ पर्सन whoever uses that particular network and that particular interface of the application. So for a commercial product you should characterize the customer base. और वो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है तो आपको पर्टिकुलर कस्टमर बेस को कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर को मैं किस चीज़ की फैसिलिटी दे रहा हूँ, कौन से कस्टमर को मैं कौन सी चीज़ की फैसिलिटी दे रहा हूँ. ठीक है, तो हर पर्टिकुलर कस्टमर को मुझे क्या करना, कैरेक्टराइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को ये दे रहा हूँ, दूसरे कस्टमर को दूसरी चीज़ दे रहा हूँ, तीसरी चीज़ दे रहा हूँ, जिससे मुझे मेरा बेनिफिट रहे, जिससे मेरा बिजनेस जो है वो अच्छे से रन हो पाए. Fourth one is when is it needed. So two aspect of times are important. कब मुझे वो पर्टिकुलर चीजें चाहिए. So the first one is the feasible time. That is the time in which the system can be developed within the constraints of cost and available resources. तो एक feasible time हो गया जिसमें आप जो constraint है, cost constraints हैं और जो particular available resources है उसी में बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे. And the other is the required time. That is when the system is needed to meet the business goals. कब मुझे वो चीज़ें वो पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देनी है.
So you must make sure that the timing expectations driven by technical feasibility are consistent with the timing that the business requires. ठीक है, तो मुझे अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए 1 महीने के अंदर, या एक पर्टिकुलर टाइमिंग दी गई कि मुझे 1 तारीख से पहले ही चाहिए, 1 तारीख को मैं वो बिजनेस चीज लगती है, और आप उसको 1 तारीख के पहले नहीं दे रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर आइडिया मेरा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर चीजें जो हैं उसकी टाइमिंग एक्सपेक्टेशंस की भी चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइमिंग में हम मुझे देना है। And if there is a disconnect, you must initiate a dialogue between the technologist and business experts to reach the solution. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो जितने भी टेक्नोलॉजी और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन, जो डेवलपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मिलकर क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा कि कब मुझे वो देनी है, कब मुझे, मतलब एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में मुझे ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी डिलीवर कर देनी है, सेकंड पर्टिकुलर शेड्यूल में मुझे सेकंड फंक्शनैलिटी डिलीवर कर देनी है, थर्ड पर्टिकुलर शेड्यूल में मुझे थर्ड फंक्शनैलिटी डिलीवर कर देनी है। तो एक पर्टिकुलर शेड्यूल मेंटेन रहना चाहिए। तो ये वही बोल रहा है यहाँ पर, एक तो टाइम कंस्टेंट होने चाहिए और एक आपका शेड्यूल रहना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट एंड शेड्यूल। नेक्स्ट वन इज व्हाई इट इज नीडेड। ठीक है, कब मुझे वो चाहिए, क्यों चाहिए। सो you may need to prepare a business case for the new system if someone has not already done so. तो एक बिजनेस केस बनाना पड़ेगा न्यू सिस्टम का कि क्यों वो चीजें आपको चाहिए। So the business case contains the financial justification for the new system, including the cost, tangible benefits, intangible benefits, risk and alternatives. तो इस चीज में हमें क्या क्या मेंटेन करना पड़ेगा, मुझे मेंटेन करना पड़ेगा एक फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन कि मैं क्यों बना रहा हूँ अपना पर्टिकुलर चीज़ें, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन में क्यों मुझे उसकी नीड है, किस पर्टिकुलर कॉस्ट में मुझे मिल रही है, क्या उसके टेंजिबल बेनिफिट्स हैं, क्या उसके इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं, क्या उसमें रिस्क आ सकती हैं। रिस्क मतलब अगर मैंने कोई सॉफ्टवेयर अगर मैंने इन्वॉल्व किया तो उसमें क्या क्या रिस्क आ सकती हैं कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, कस्टमर मतलब जो मेरे यूजर्स हैं उनको अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स मुझे फाइंड करने पड़ेंगे कि अगर मेरा ये सिस्टम नहीं चल रहा है या इस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड और कौन से अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं जो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में रन कर सकता हूँ। सो यू मस्ट बी श्योर दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड द मोटिवेशन फॉर द न्यू सिस्टम। क्यों बना रहे हैं ये पूरी तरह क्लियर होना चाहिए। So the business case will give you insight into the stakeholders expect, roughly indicate the scope, may even provide information for seeding your models. And for a commercial product, you should estimate the number of units that can be sold and determine the reasonable selling price. The revenue must cover cost and a profit. तो कॉमर्शियल प्रोडक्ट है अगर आपने, तो आपको ये पर्टिकुलर एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स आप सोल्ड कर रहे हैं, क्या उसकी सेलिंग प्राइस होगी और क्या उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो कॉस्ट है, कितना कॉस्ट मुझे पड़ रहा है और कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो अगर कॉमर्शियल प्रोडक्ट की बात की जाए तो मतलब मैं किसी का बिलिंग सिस्टम बना रहा हूँ, तो बिलिंग सिस्टम अगर मैं बना रहा हूँ किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए, तो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से मैं कितने यूनिट सोल्ड कर पा रहा हूँ, क्या उसका रिजनेबल प्राइस है वो मुझे डाल के रखना पड़ेगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर मुझे कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उससे मुझे प्रॉफिट कितना पड़ रहा है। सो नेक्स्ट वन इज हाउ विल इट वर्क, कैसे वो वर्क करेगा। सो यू शुड ब्रेनस्टॉर्म अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम। तो उसकी फिजिबिलिटी को आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। So for large systems, you should consider the merits of different architectures. And the purpose of this speculation is not to choose the solution, but to increase confidence the problem can be solved reasonably. And you might need some prototyping and experimentation. तो ये कैसे वर्क करेगा, इसके हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप बना के हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर एंड यूजर्स को दिखाते हैं कि ये पर्टिकुलर आइडिया या एक पर्टिकुलर चीजें जो है मैं इस तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो आपको कुल मिला के करना क्या है, आपको निकालनी है रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स जो है वो कस्टमर को या तो पहले से पता है या तो पहले से पता नहीं है। ठीक है, और सिस्टम कॉन्सेप्शन फेज में आपको रिक्वायरमेंट जनरेट करानी है कि आपका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है तो उसकी क्या क्या स्कोप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी हो सकती हैं। तो रिक्वायरमेंट अगर
क्लियरली पता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम नोट डाउन कर देते हैं, और अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट्स पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम सेट ऑफ प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, और प्रोटोटाइप्स हम क्या करते हैं, उन कस्टमर को ट्रेन करते हैं कि ये आप जो चीज़ बोल रहे हैं उसके लिए हम ये तरीका हम अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को हम क्रिएट करने वाले हैं। क्लियर है? तो फिर उस प्रोटोटाइप को क्या करता है, दिखाया जाता है, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट जनरेट हो गई तो उस प्रोटोटाइप को हम छोड़ देते हैं, उसको हम नोट डाउन करके रख देते हैं फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स। अब आ जाते हैं, इसमें एक केस स्टडी दिया हुआ है, ठीक है। केस स्टडी क्या है, एटीएम मशीन का एक एप्लीकेशन है जिसके ये पर्टिकुलर चीज़ें कैसे कैसे की गई हैं। सो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो दिया गया है वो है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा क्या है कि डेवलप सॉफ्टवेयर सो दैट कस्टमर कैन एक्सेस अ बैंक्स कंप्यूटर एंड कैरी आउट देयर ओन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विदाउट द मीडिएशन ऑफ बैंक एम्प्लॉय। मतलब कस्टमर को क्या करना है, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखना है, बैंक एम्प्लॉय की नीड नहीं होनी चाहिए। मतलब उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा क्या करना है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से क्या करना है, देखना है कि मुझे मेरे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है मैंने किसको पे किया है, या मैंने कितने पैसे निकाले हैं, कितने पैसे मैंने जमा किए हैं, क्या मेरा बैलेंस है। सो वी आस्क हाई लेवल क्वेश्चंस टू इलेबरेट द इनिशियल कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चंस क्या क्या पूछते हैं, तो पहला क्वेश्चन था हु इज द एप्लीकेशन फॉर। तो ये पर्टिकुलर एटीएम जो भी हम बनाने जा रहे हैं उसके एप्लीकेशन को यूजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। सो अ नंबर ऑफ कंपनीज प्रोवाइड एटीएम प्रोडक्ट्स, consequently only a vendor for a large financial company could possibly justify the cost and effort of building the ATM software। तो अगर एटीएम सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें एक वेंडर चाहिए, ठीक है, और एक फाइनेंशियल कंपनी चाहिए जो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को जस्टिफाई कर सके कि मैं क्यों बना रहा हूँ उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। सो अ वेंडर would be competing for customers in a established market. A large vendor could certainly enter such a market but might find it advantageous to partner with or acquire an existing supplier। तो वेंडर या तो क्या कर सकता है, मार्केट को समझे और उसके एडवांटेजेस पता करे, उसके पार्टनर्स पता करे, या तो फिर वो एक्वायर करे, एग्जिस्टिंग सप्लायर कर दे कि वो सप्लाई करे कि ये पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे मुझे सप्लाई करनी है। So a small vendor would need some special features to differentiate itself from the crowd and attract attention. So it is likely that a financial company could justify developing ATM software just for its own use because it would probably be more expensive than purchasing a product। तो जो लार्ज कंपनी है वो भी क्या कर सकती है, उसको जस्टिफाई कर सकती है कि हम एक पर्टिकुलर एटीएम जो सॉफ्टवेयर है उसको हम अपने यूज़ के लिए रखें। अगर मैं कोई दूसरा परचेस करता हूं तो मेरे को एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सोच के भी वो क्या कर सकता है कि नया सिस्टम डेवलप करवा सकता है कि मुझे एक एटीएम सॉफ्टवेयर बना के दीजिए। एंड इफ द फाइनेंशियल कंपनी वांटेड स्पेशल फीचर्स इट कुड पार्टनर विद अ वेंडर। तो अगर कोई स्पेसिफिक फीचर्स चाहिए उस पर्टिकुलर चीज़ों में तो फाइनेंशियल कंपनी क्या करती है, उसमें पार्टनर कर देती है वेंडर को, और it may decide to create a separate organization that would build the software, sell it to the sponsoring company and then market it to others। तो पहले क्वेश्चन हमने निकाला कि who is the application for। तो एप्लीकेशन में किसके लिए बना रहा हूँ, किससे उसको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला आया तो वेंडर, एक आया आपका लार्ज फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। वेंडर क्या कर सकता है कि उस पर्टिकुलर चीज़ें आपने सॉफ्टवेयर बनाई है उसको डायरेक्टली क्या कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है कहीं पर, और उससे क्या कर सकता है, यूजर्स को एक्सेस करने दे सकता है कि आप इस पर्टिकुलर एटीएम मशीन को एक्सेस कीजिए। यह एक लार्ज फाइनेंशियल कंपनी भी हो सकती है जो उस पर्टिकुलर कॉस्ट को जस्टिफाई करती है कि हाँ मैं इतने बड़े सॉफ्टवेयर में रिस्क ले रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को मैं डेवलप करवा के मैं क्या करूँ, डिप्लॉय करूँ कहीं पर। क्लियर। सेकेंड आ जाते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स विल इट सॉल्व। So the ATM software is intended to serve both the bank and the customer। ठीक है, दो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं कि एक बैंक की प्रॉब्लम है कि आप मेरे पास ना आए अपने ट्रांजेक्शन्स पता करने के लिए, दूसरा कस्टमर की मुझे बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़ने मेरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखने के लिए। सो फॉर द बैंक ATM सॉफ्टवेयर इंक्रीजेस ऑटोमेशन, रिड्यूसेस मैनुअल हैंडलिंग ऑफ रूटीन पेपर वर्क। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि एटीएम अगर हो गया तो आपको बैंक का काम
इजी हो जाएगा कि उसको पेपर वर्क करना नहीं है। एंड फॉर द कस्टमर द एटीएम इज ubiquitous and always available, handling routine transactions whenever and wherever the customer desires. तो कस्टमर को जब चाहिए जहां चाहिए वो पता कर सकता है कि मेरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेरे क्या क्या हुए हैं। So ATM software must be easy to use and convenient so that customers will use it in preference to bank tellers. तो ये इतना इजी होना चाहिए कि कस्टमर उसको अडॉप्ट कर ले और अडॉप्ट करके उसको बैंक तक जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कस्टमर को कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक है, अगर कस्टमर को एप्लीकेशन रन करने नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली बैंक पे ऐसे जाएगा और बैंक के मैनेजर को ही बोलेगा कि मेरे पास मेरे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप बताइए। सो इट मस्ट बी रिलायबल एंड सिक्योर सिंस इट विल बी हैंडलिंग मनी। तो ये रिलायबल होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए। ठीक है, रिलायबल एंड सिक्योर मतलब, रिलायबल मतलब अगर मैंने कोई पर्टिकुलर मनी निकाली है तो मेरे को निकलनी चाहिए पैसा और उसकी रिसिप्ट भी पता चलनी चाहिए। एक रिलायबल सिस्टम होना चाहिए कि मैंने पैसा निकाला और पैसा निकला भी नहीं और मेरे बैंक से पैसा कट गया। और सिक्योर भी होना चाहिए कि भैया अगर मैंने कोई पैसा डाला है उस एटीएम मशीन से तो वो पर्टिकुलर जो भी पैसा मैंने डाला है वो मेरे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने पैसा डाला और वो पर्टिकुलर मनी जो है वो पहुंची नहीं मेरे बैंक अकाउंट में और उससे पहले ही कहीं पे क्या हुई, अटक गई। और सिक्योर इन द सेंस कि अगर मैंने उस एटीएम मशीन को यूज़ किया है तो मैं अगर जब बाहर निकल रहा हूँ तो मेरा लॉगिन हट जाना चाहिए, कोई दूसरा आके मेरे लॉगिन को फिर से नहीं करना चाहिए, ताकि मेरे मनी जो है वो मेरे पास ही रहे, किसी और को उसका एक्सेस न मिल पाए। थर्ड, वेयर विल इट बी यूज्ड, कहाँ आप उसको यूज कर सकते हैं। सो एटीएम सॉफ्टवेयर हैज बिकम एसेंशियल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप एटीएम सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। Customers take it for granted that a bank will have an ATM machine, and ATM machines are available at many stores, sporting events, and other locations throughout the world. जनरली आप कहाँ रखते हैं, तो आप स्टोर्स में रखते हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स में रख सकते हैं और अदर लोकेशंस में भी रख सकते हैं जहाँ जहाँ पे उस पर्टिकुलर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मेरे कस्टमर कर सकता है वहाँ पे आप क्या करेंगे, एटीएम मशीन यूज करके रखेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज इट नीडेड, कब उसको इसकी जरूरत है। सो एनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफर्ट इज ए फाइनेंशियल प्रोपोजिशन। द इन्वेस्टमेंट इन डेवलपमेंट अल्टीमेटली लीड्स टू रेवेन्यू स्ट्रीम। तो मैंने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो मतलब उससे मुझे कोई रेवेन्यू मिलना चाहिए, तभी मैं उसको यूज करूँगा, है ना। अगर मैंने कोई चीज़ें बनवाई है, उस पर्टिकुलर चीज़ें बनवाने के बाद अगर मैंने उसको अपने यहाँ बिजनेस में डाला है तो मेरी जो बिजनेस नीड थी, उस पर्टिकुलर बिजनेस जो मैं रन कर रहा हूँ उससे मुझे कोई रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, तभी मैं उसको उसकी नीड मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज तो मेरे किसी काम का नहीं। सो फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव it is desirable to minimize the investment, maximize the revenue, and realize revenues as soon as possible. So thoughtful modeling and object-oriented techniques are conducive to this goal. तो मुझे ये पर्टिकुलर रेवेन्यू सिस्टम जनरेट करना चाहिए उस पर्टिकुलर सिस्टम से, तभी मेरे को उसकी नीड होगी, अदरवाइज मेरी नीड नहीं है। Why is it needed? अब क्यों चाहिए? So there are many reasons why a vendor might decide to build a software product. तो कुछ reasons हो सकते हैं कि जब उस particular vendor को उसकी जरूरत पड़े। So if other companies are making money with similar products, there is an economic incentive to participate. अगर other companies के पास भी same product है, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होना चाहिए कि एक इकोनॉमिक इंसेंटिव होना चाहिए कि किसकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकती है, मेरा नया सिस्टम या पहले से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो, कौन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है या कौन मुझे कम बजट पे कम कॉस्ट में मुझे मिल सकता है। सो अ नोवेल प्रोडक्ट कुड आउटलैक कॉम्पिटिटर्स एंड लीड टू प्रीमियम प्राइसिंग। तो अगर मैंने कोई नया चीज़ बनाया है, ठीक है, तो उसमें कुछ एडेड फंक्शनलिटी है तो मैं उसकी प्राइस ज़्यादा रख सकता हूँ कि आप मेरा सिस्टम यूज़ कीजिए, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज़ें भी मिल रही हैं। So businesses commission internal efforts for technology that is difficult to buy and critical to them.
नेक्स्ट वन इज हाउ विल इट वर्क, कैसे वर्क करेगा. सो वी विल अडॉप्ट ए 3-tier आर्किटेक्चर टू सेपरेट द यूजर इंटरफेस फ्रॉम प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक फ्रॉम डेटाबेस. तो 3-layer आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा आपको, जिसमें आपको एक यूजर इंटरफेस रहना चाहिए जो प्रोग्रामिंग लॉजिक को क्या करेगा, यूजर इंटरफेस से सेपरेट करेगा, और प्रोग्रामिंग लॉजिक को डेटाबेस से. तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए. एक तो होना चाहिए कि ये मेरा यूजर इंटरफेस है, ये मेरा यूआई है जो मुझे दिख रहा है. दूसरा है आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक, ये मेरा प्रोग्रामिंग लॉजिक है. और तीसरा है आपका डेटाबेस. ये तीनों चीजें मेरी क्या होनी, सेपरेट होनी चाहिए. ठीक है, मतलब अगर मैं यूजर इंटरफेस देख रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो अलग होना चाहिए. प्रोग्रामिंग लॉजिक अगर मैं देख रहा हूँ तो यूजर इंटरफेस एंड डेटाबेस पार्ट अलग होना चाहिए, और डेटाबेस का पार्ट अलग होना चाहिए. मतलब आपका 3 अलग अलग मॉड्यूल होना चाहिए कि एक मेरा यूजर इंटरफेस मॉड्यूल है, एक मेरा प्रोग्रामिंग लॉजिक मॉड्यूल है, और एक पर्टिकुलर मेरा जो है डेटाबेस मॉड्यूल है जहाँ मेरा एक्चुअल डेटा मेंटेन हो रहा है. So in reality, the architecture is entire because there can be any number of intermediate programming levels communicating with each other. तो ये 3-tier हम जनरली बोल रहे हैं कि इसमें हमें मेंटेन करना चाहिए, लेकिन ये n-tier भी हो सकते हैं जिसमें ये जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है इसको हम अलग अलग पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं. अदर प्रोग्रामिंग लॉजिक वन में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं कि हम कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग टेक्नोलॉजी बनाएं, कुछ चीज़ें हम अलग टेक्नोलॉजी बनाएं, कुछ चीज़ें हम अलग टेक्नोलॉजी बनाएं, और उसको आप इंटीग्रेट कर दें डेटाबेस पार्ट से. सो नेक्स्ट आ जाता है प्रिपेयरिंग ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो आफ्टर ये जो चीज़ें हमने पूरी की, ये चीज़ें जो क्वेश्चंस आपने किए, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें मुझे अब चाहिए. So once you have fleshed out the raw idea by answering the high level questions, ये सारे questions का हमने आंसर करके एक raw idea निकाल लिया. So then you can ready to write your requirement statements that outlines the goals and general approach of the desired system. तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है मेरी. So throughout development you should distinguish among requirements, design and implementation. 3 चीजें हैं, एक तो है रिक्वायरमेंट, एक है आपका डिजाइन, और एक है आपका इम्प्लीमेंटेशन. ये चीजों में हम थ्रू आउट डेवलपमेंट हमें क्या करना है, चेंज करना है कि क्या मेरा रिक्वायरमेंट है, क्या मैं उसके डिजाइन कर रहा हूँ, कैसे उसको मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. सो रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब हाउ अ सिस्टम बिहेव्स फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू. यूजर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा रिक्वायरमेंट आ जाता है, एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं. And the system is considered as a black box. All we care about its external behavior. तो जो भी सिस्टम है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह कंसिडर करते हैं कि इससे मुझे आउटपुट क्या मिल सकता है, क्या उसका बिहेवियर हो सकता है. So for example, some requirements for a car are that when you press on the accelerator pedal, the car goes faster, and when you step on the brake, the car slows down. तो एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं मेरे एक पर्टिकुलर कार की. एक सिस्टम है कार जिसके दो रिक्वायरमेंट्स हमें लिखी हुई है. नेक्स्ट वन इज द डिजाइन डिसीजंस आर इंजीनियरिंग चॉइसेस दैट प्रोवाइड द बिहेवियर स्पेसिफाइड बाय द रिक्वायरमेंट्स. अब डिजाइन मतलब मेरा क्या है कि इंजीनियरिंग चॉइस पे आ गया है कि मैं उसको कैसे इंजीनियर कर पा रहा हूँ, उस रिक्वायरमेंट्स को मैं कैसे बना पा रहा हूँ, कैसे मैं उसको डिजाइन कर पा रहा हूँ. So for example, some design decisions are how the internal linkages are routed, how the engine is controlled, and what kind of brake pads on the wheels. ठीक है, तो ये 3 चीजें मेरा हो जाता है डिजाइन डिसीजंस में कि मैं क्या क्या चीजें रख सकता हूँ कि मैं इंटरनल लिंकेजेस कैसे राउट होगा, मतलब अंदर कैसे वो इंटरनल लिंकेज होंगे कि मैं अगर कोई ब्रेक दबा रहा हूँ तो ब्रेक दबाना चाहिए, अगर एक्सेलेटर कर रहा हूँ तो एक्सेलेरेट होना चाहिए. हाउ द इंजन इज कंट्रोल्ड, इंजन कैसे कंट्रोल होगा. What kind of brake pads are on the wheel पे, मतलब कौन से मेरे ब्रेक पैड्स होने चाहिए व्हील पे. थर्ड आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन. तो इम्प्लीमेंटेशन डील्स विद द अल्टीमेट रियलाइजेशन इन द प्रोग्रामिंग कोड. इम्प्लीमेंटेशन मतलब मैंने जो भी अभी तक रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, जो भी हमने डिजाइन डिसीजंस लिए हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग कोड में मेंटेन कर रहे हैं. सो अ सिस्टम कॉन्सेप्ट डॉक्यूमेंट में इंक्लूड एन एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन. So the purpose of this example is to show how this system could be implemented using current technology at a reasonable cost, and it is a proof of existence statement.
However, make it clear that the sample implementation could be done differently in the final system. तो मेरा जो एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल हम जो दे रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पहले जो हमारे पास सिस्टम है और जो अपना नया सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस हैं, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस है, उसका एक प्रूफ रहना चाहिए हमारे पास स्टेटमेंट में। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम पूरा लिखते हैं कि हमारे पास अभी ये है, अभी हमें उसको नया चीज़ क्या करना है, इसी टेक्नोलॉजी में या हमें कोई नई टेक्नोलॉजी में हमें क्या करनी है, ये चीज़ें चेंज करके हमें चाहिए। So, however, make it clear that sample implementation could be done differently in the final system, and the sample implementation is merely proposed as the possibility. तो जो सैम्पल इम्प्लीमेंटेशन हम लिख रहे हैं कि वो पर्टिकुलर फाइनल सिस्टम से क्या चेंजेस होने चाहिए, वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। So, यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है कि the figure shows the problem statement should state what is done and now what it should be implemented. तो ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दूसरा है हमारा डिज़ाइन, तीसरा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। सो रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या स्कोप है, उस पर्टिकुलर चीज़ क्यों मुझे नीड है, क्या उसका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, क्यों मैं यूज़ करूँ उसको। फोर्थ इज एज्यूम्शंस, क्या क्या एज्यूम्शंस हो सकते हैं और क्या क्या उसके परफॉर्मेंस नीड्स हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस नीड्स इज नथिंग बट योर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, whereas these all are functional requirements. एंड डिजाइन डिसीजंस मींस क्या जनरल अप्रोच यूज करेंगे, क्या एल्गोरिथम्स यूज करेंगे, क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, क्या क्या आर्किटेक्चर यूज हो सकते हैं, क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन यूज हो सकते हैं उसमें, और क्या उसकी कैपेसिटी प्लानिंग हो सकती है। कैपेसिटी प्लानिंग मतलब इसमें ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ सकती है कि जो भी आपने एप्लीकेशन बनाए हैं वो एप्लीकेशन मेरे एटलीस्ट 50 to 100 यूजर्स एक साथ हैंडल कर सके, तो उसके लिए कैपेसिटी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको डिजाइन में। इम्प्लीमेंटेशन में आपको प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन डालने पड़ेंगे कि किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में डिवाइड होगा, किस पर्टिकुलर हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन में रहेंगे, कौन सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरीज लगेंगी, कौन से इंटरफेस स्टैंडर्ड्स इसमें लगेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, मेंटेन करनी पड़ती है हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इसका फिर से हम केस स्टडी देखते हैं, जो हमने एटीएम केस स्टडी देखी, तो उसके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डायग्राम है और ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि डिजाइन द सॉफ्टवेयर टू सपोर्ट द कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नेटवर्क। मुझे कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग नेटवर्क चाहिए इंक्लूडिंग बोथ ह्यूमन कैशियर्स एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स। तो मुझे ह्यूमन कैशियर्स और ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स चाहिए टू बी शेयर्ड बाय कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये है कैशियर स्टेशन, ये नॉर्मल यूजर एंड यूजर जो एटीएम्स को यूज कर रहे हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर है और एक बैंक कंप्यूटर है जो अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। तो ये सेंट्रल कंप्यूटर जो एटीएम के साथ कनेक्टेड है वो बैंक कंप्यूटर से भी कनेक्ट होंगे, तभी उन अकाउंट्स को रीड कर सकता है। और हमारे पास एक कैशियर स्टेशन रहने चाहिए जहाँ पे ये पर्टिकुलर जो मैनेजर्स हैं उन कैशियर स्टेशन पे हम देख सकते हैं कि क्या क्या वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। So each bank provides its own computer to maintain its own accounts and process transactions against them. देखिए वही दिया है कि every bank needs a computer to process his or her accounts. जो भी उस बैंक में अकाउंट्स मेंटेन किए गए हैं वो अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं। Cashier stations are owned by individual banks and communicate directly with their own bank's computers. कैशियर स्टेशंस ओन क्या करेंगे, इंडिविजुअल बैंक ओन कर सकते हैं एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद देयर ओन बैंक कंप्यूटर्स। तो ऐसे हम कैशियर स्टेशन ही बना रहे हैं जो उन बैंक कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ह्यूमन कैशियर्स इंटर अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन डेटा। ह्यूमन कैशियर क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर जो है ये हमारे ह्यूमन कैशियर्स हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या डाल सकते हैं, ये अकाउंट नंबर और अकाउंट के ट्रांजेक्शन डेटा को क्या करेंगे, इंटर करेंगे, जो इन पर्टिकुलर अकाउंट्स में क्या होगा, मेंटेन होगा थ्रू देयर बैंक कंप्यूटर। नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स कम्युनिकेट विद द सेंट्रल कंप्यूटर विद क्लियर्स ट्रांजेक्शंस विद एप्रोप्रिएट बैंक्स। तो एटीएम मशीन जो है वो सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी, कम्युनिकेट करेगी कि क्या पर्टिकुलर चीज़ें ट्रांजेक्शन करनी है और कौन से बैंक से मुझे ट्रांजेक्शन करने हैं। An ATM machine accepts a cash card, interacts with the user, communicates with central control to carry out the transaction.
तो उसके पास कैश कार होना चाहिए, इंटरेक्ट कर सकता है यूजर और कम्युनिकेट कर सकता है सेंट्रल यूजर से, कैरी आउट द ट्रांजेक्शन, डिस्पेंस कैश एंड प्रिंट रिसिप्ट्स। तो ट्रांजेक्शन करेगा, पैसा निकालेगा और रिसिप्ट उसको मिलना चाहिए। एंड द सिस्टम रिक्वायर्स एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग एंड सिक्योरिटी प्रोविजंस। तो रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए उसमें कि मैंने क्या ट्रांजेक्शन किया है, और उसका कुछ सिक्योरिटी प्रोविजन भी होना चाहिए कि मैं अगर ट्रांजेक्शन करके जा रहा हूँ तो मेरा लॉकआउट हो जाना चाहिए। मेरा कार्ड निकल गया मतलब मेरी मनी और मेरा कार्ड निकल गया, इसका मतलब है कि मेरा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, दूसरे कस्टमर को क्या मिलना चाहिए, मौका। एंड द सिस्टम मस्ट हैंडल कॉन्करेंट एक्सेस टू द सेम अकाउंट करेक्टली। तो ये वही पर्टिकुलर चीज है जो हमने डीएनएस में पढ़ी थी कि कॉन्करेंट एक्सेस एनॉमली अगर होती है कि एक ही बैंक अकाउंट को अगर दो अलग अलग एटीएम से यूज किया जा रहा है तो कॉन्करेंट एक्सेस किया जा रहा है, तो उसको भी वो हैंडल कर सके। एंड द बैंक्स विल प्रोवाइड देयर ओन सॉफ्टवेयर फॉर देयर ओन कंप्यूटर्स। तो बैंकों के पास उन पर्टिकुलर एक बैंक कंप्यूटर्स होना चाहिए, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो इन पर्टिकुलर अकाउंट्स को क्या कर सके, मैनेज कर सके कि किस यूजर का अकाउंट है और क्या उसमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। एंड यू आर टू डिजाइन द सॉफ्टवेयर फॉर द एटीएम्स एंड द नेटवर्क। आपको सिर्फ जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है वो एटीएम मशीन के लिए डिजाइन करना है और उनके नेटवर्क के लिए डिजाइन करना है कि वो पर्टिकुलर एटीएम मशीन उन सेंट्रल कंप्यूटर्स कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। So the cost of shared system will be appropriate to the banks according to the number of customers with cash cards. तो जो भी कॉस्ट पड़ रही है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड कैश कार्ड्स। मतलब कितने कस्टमर्स हैं और कितने कैश कार्ड्स में उनको इशू कर रहा हूँ, उस पर वो कॉस्ट पूरी शेयर होनी चाहिए। ठीक है, कि मेरे को उस पर्टिकुलर जो भी कॉस्टिंग पड़ रही है उससे मुझे कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ योर केस स्टडी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर अ एटीएम मशीन। क्लियर है? हाँ, अब इस पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट?